हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम मॉक टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जिन क्वेश्चंस का अभी हम डिस्कशन करेंगे उसकी पीडीएफ फाइल ऑलरेडी आज मॉर्निंग में ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई थी। होपफुली आप सभी लोगों ने उस फाइल को वहां से डाउनलोड करके उसे सॉल्व भी कर लिया होगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि हर सेक्शन, चाहे वो कॉमन एरर्स का हो, क्लोज टेस्ट का हो, रीअरेंजमेंट का हो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जितने भी सेक्शंस हैं सबका अपना अपना स्कोर आप हर सेक्शन के कंप्लीट होने के बाद बिन कहे मैसेज करते रहेंगे। जैसे कॉमन एरर्स हो जाए सारी की सारी तो आप उसका स्कोर मुझे बताएं, फिर लाइव चैट में मैं देख रहा हूँगा। नरेशन हो जाए तो नरेशन का स्कोर मुझे बताएं, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद फिल इन द ब्लैंक्स का मुझे स्कोर बताएं, है ना। और फाइनल आखिर में जो टोटल स्कोर आपका बनता है उस टोटल स्कोर को भी आप मैसेज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं उन सभी का वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। पहले 10 क्वेश्चंस कॉमन एरर्स पे बेस्ड हैं। पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। इफ़ आई हैड कम टू नो अबाउट हिज डिफ़िकल्टीज आई वुड सर्टनली हेल्प हिम। बहुत ही पॉपुलर रूल है कंडीशनल सेंटेंसेस का, जिसके मुताबिक अगर कंडीशनल क्लॉज में इफ़ या इन केस आया हो और वो उसका टेंस पास्ट परफेक्ट में हो, जैसा कि यहाँ पर है, आप देखिए इफ़ है और इफ़ के बाद हैड कम भी लगा हुआ है, तो जो रिजल्टेंट क्लॉज होती है दूसरी तरफ का जो सेंटेंस होता है वहाँ पर वुड, कुड, शुड, माइट, इन चारों में से कोई एक मॉडल और फिर उसके बाद हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यहाँ पर क्या हुआ है, वुड हेल्प लिखा हुआ है। सही करके आपको इसे क्या करना चाहिए, वुड हैव हेल्प्ड कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, वुड हैव और हेल्प की थर्ड फॉर्म लगा देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बाई ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज़ अ बेस्ट सोल्जर। प्रॉब्लम यहीं पर है, बेस्ट चूंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो आपको इसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ करना चाहिए। बाई ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज़ द बेस्ट सोल्जर आर मिलिट्री स्कूल हैज़ प्रोड्यूस्ड सो फार। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। He cared about the safety of his life and had not attended the summit। मतलब उसने अपने जीवन की सुरक्षा का ख्याल किया और समिट को अटेंड नहीं किया। बड़ा ही सरल सा रूल है कि एंड के पहले जो क्लॉज हो उसका जो टेंस हो वही टेंस एंड के बाद भी होना चाहिए। पहले हिस्से में ही के बाद केयर्ड लिखा है जो कि पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है और एंड के बाद गिवन है हैड नॉट अटेंडेड। आपको क्या करना चाहिए, इसे भी पास्ट इंडेफिनिट में ही रखना चाहिए। जहाँ पे हैड लगा है वहाँ डिड लगा दीजिए और जहाँ अटेंडेड है वहाँ अटेंड करिए, क्योंकि डू, डज और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या होगा, हैड नॉट अटेंडेड के प्लेस पे डिड नॉट अटेंड होना चाहिए। ही केयर्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज लाइफ and did not attend the summit। Sentence number 4 को देखिए। Little we know that the schemes were meant for us। देखिए बड़ा ही सरल सा रूल है, एडवर्ब में पढ़ाया जाता है इन्वर्जन सेक्शन का, कि जब भी कभी किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में लिटिल आए, और भी बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जिनमें से एक लिटिल भी है, तो लिटिल के बाद का सेंटेंस इन्वर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। इन्वर्टेड फॉर्म में होने का मतलब है कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब आए उसके बाद सब्जेक्ट आए। यहाँ पर क्या हुआ है, लिटिल के तुरंत बाद ही वी नाम का सब्जेक्ट आ गया है, तो क्या करें आप, लिटिल और सब्जेक्ट वी के बीच में एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब रखें। एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब आपको क्या लगानी चाहिए, इसको जानने के लिए जो सेंटेंस का दूसरा हिस्सा था, दैट द स्कीम्स वर मेंट फॉर अस, तो ये चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में है इसीलिए आपको इधर भी ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की ही लानी चाहिए। लिटिल डिड वी नो दैट द स्कीम्स वर मेंट फॉर अस। सेंटेंस नंबर 5 देखिए। एवरी ईयर 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स आर रिपोर्टेड इन द कंट्री। सेंटेंस की बिगिनिंग में जो एवरी ईयर लिखा है ये एक साफ सिंबल है, एक साफ रेफरेंस है कि इस सेंटेंस को प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। प्रत्येक वर्ष देश भर में 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं।
इन विच 1.5 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। यही प्रॉब्लम है, जिसमें से 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। जबकि यहाँ तो लॉस्ट लिखा, लॉस्ट तो लूज का सेकंड फॉर्म हुआ, तब तो हिंदी आनी चाहिए कि जिसमें 1.5 लाख लोगों की जिंदगी चली जाती थी, जान चली जाती थी। ये भाषा ठीक नहीं है। देश भर में प्रतिवर्ष 5 लाख के आसपास सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 1.5 लाख लोगों की जिंदगी चली जाती थी, नहीं चली जाती है। तो जहां पे लॉस्ट लिखा है आपने, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि लूज का यूज करिए। इन विच 1.5 लाख पीपल लूज देयर लाइव्स, LOSE। सेंटेंस नंबर 6 देखिए, आई नेवर टुक द नेम ऑफ एनीवन। मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया था। नॉर, यहां भी वही रूल लगेगा जो सेंटेंस नंबर 4 में अप्लाई हुआ। सेंटेंस नंबर 4 में लिटिल के बाद के सेंटेंस को इन्वर्ट किया गया था। सिमिलरली यहां भी नॉर के बाद के सेंटेंस को इन्वर्ट करना चाहिए। नॉर के बाद जो आई थ्रेटेंड लिखा है, थ्रेटेंड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म है, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है वर्ब की यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू डज डिड में से डिड। तो नॉर डिड आई थ्रेटन एनीवन, ये सही होगा। याद रखें, नॉर के बाद जब भी कभी कोई सेंटेंस दिया हो तो आपको हमेशा उसे इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना चाहिए। नॉर डिड आई थ्रेटन एनीवन। सेंटेंस नंबर 7 पे आइए। वन शुड रिमेंबर दैट पब्लिक प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ। आप चाहे तो इस सेंटेंस को पूरा ना पढ़ें, ऐसे भी इसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जा सकता है। और प्रॉब्लम ये है कि डिस्पोज के बाद जो आपने ऑफ यूज किया है उसमें डबल एफ आया है, जबकि रूल के मुताबिक डिस्पोज के बाद जो ऑफ लगता है वो ओ एफ ऑफ होता है। तो डिस्पोज के बाद जो ऑफ लगा है ओ डबल एफ, इससे बदल करके आप इसे ओ एफ कर दीजिए, इन फेवर ऑफ एनीवन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सेंटेंस नंबर 8 को देखिए। आई गॉट शॉक्ड व्हेन आई हैड हर्ड दैट हर हस्बैंड हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट। देखिए, व्हेन के बाद के सेंटेंस को पढ़िए, क्या लिखा है? व्हेन आई हैड हर्ड, ध्यान रहे, हैड हर्ड पास्ट परफेक्ट है। दैट हर हस्बैंड के बाद क्या लिखा है? हैड डाइड, ये भी पास्ट परफेक्ट है। साफ सुथरा नियम है कि ऐसा कोई सेंटेंस कभी नहीं बनता जिसकी दोनों क्लॉजेस पास्ट परफेक्ट में हो। इस आधार पर ये सेंटेंस गलत हो जाता है। ऐसे में तरीका ये है कि जो काम पहले हुआ हो या वास्तव में जो काम हुआ हो उसको परफेक्ट में रहने दीजिए, दूसरे हिस्से को पास्ट इंडेफिनिट में रखिए। और एक और तरीका है समझने का, वो ये कि जनरली व्हेन के बाद जो क्लॉज आती है वो कभी पास्ट परफेक्ट में नहीं जाती। फिर से सुन लीजिए, प्रायः व्हेन के बाद जो क्लॉज होती है वो कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं जाती। सो व्हेन आई हर्ड, हैड को आप हटा दीजिए, हैड हर्ड पास्ट परफेक्ट है, आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। हैड जब आप हटा देंगे तो हर्ड जो है वो हियर का सेकेंड फॉर्म माना जाएगा। आई गॉट शॉक्ड व्हेन आई हर्ड दैट हर हस्बैंड हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट। सेंटेंस नंबर 9 देखिए। द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी एट ऑल। साफ सुथरा रूल है कंजंक्शन का कि द रीजन हो या द रीजन वाई हो तो आगे की जो क्लॉज हो यानी क्लॉज नंबर 2 हो उसका कनेक्टर दैट को होना चाहिए। तो जहां बिकॉज लगाया गया है, क्लॉज नंबर 2 कौन सी हुई? ही डिड नॉट स्टडी एट ऑल, यही तो है दूसरा हिस्सा। इसका कनेक्टर द रीजन या द रीजन वाई के साथ दैट होता है, ना कि बिकॉज या फिर कोई और। तो सही क्या होगा? जहां पर बिकॉज लगा है वहां पर दैट लगा दीजिए। द रीजन फॉर हिज फेलियर इज दैट ही डिड नॉट स्टडी एट ऑल। याद रखें, द रीजन हो या द रीजन वाई हो, दोनों के बाद जो अगली क्लॉज आए उसका कनेक्टर दैट होना चाहिए, और अगर आगे क्लॉज ना हो तो फिर कोई कनेक्टर नहीं होना चाहिए। मैं बहुत जल्द द रीजन वाई में कब दैट लगता है कब दैट नहीं लगता, मतलब कब क्लॉज आती है कब क्लॉज नहीं आती है, इस पे एक सेशन को रिकॉर्ड करूंगा। होपफुली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। लास्ट सेंटेंस पढ़िए कॉमन एरर्स का। सेंटेंस नंबर 10। देयर आर न्यूमरस पॉवर्टी एलिविएटिंग स्कीम्स। मतलब पॉवर्टी एलिविएटिंग स्कीम्स का मतलब है वो योजनाएं जो ये कहती हैं कि इससे गरीबी दूर हो जाएगी, बट द बेनिफिट्स हार्डली रीच द पीपल। लेकिन जो बेनिफिट्स होते हैं, जो योजनाओं के लाभ हैं, वो बमुश्किल ऐसे लोगों तक पहुंच पाते हैं whom these schemes are made for। रिलेटिव प्रोनाउन
का रूल चाहे कह लीजिए, चाहे प्रेपोजिशन का रूल कह लीजिए, वो ये कि जो कनेक्टर whom है, प्रेपोजिशन फॉर आया है, दीज स्कीम्स आर मेड फॉर, नियम के मुताबिक प्रेपोजिशन कनेक्टर whom के या तो पहले आ सकता है, और अगर बाद में आया है तो जहाँ पर whom आया हो वहाँ पर who को आना चाहिए। तो जहाँ पर whom लगा हुआ है, दीज स्कीम्स आर मेड फॉर, अब आप फॉर को उठा करके तो whom के बगल में रखेंगे नहीं, ये अलाउड नहीं होता। किसी सेंटेंस में आप वर्ड को रिप्लेस कर दें, कहीं और हटा दें। आपको क्या करना चाहिए, चूंकि मेड के बाद फॉर लगा है तो whom के प्लेस पे who कर देना चाहिए। who these schemes are made for, या तो ये for whom के पहले होता, कैसे, The benefits hardly reach the people for whom these schemes are made, पर चूंकि for ये दूसरे हिस्से में है, एंड ऑफ द सेंटेंस में है, इसलिए whom के प्लेस पे who आएगा। मैं एक सेंटेंस बोल के बताता हूँ, समझिएगा। जैसे कोई कहे कि आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो एक ट्रांसलेशन है for whom are you waiting, और अगर for whom, इसमें whom के पहले for है, लेकिन आप चाहें कि ऐसे बोल दे whom are you waiting for, मतलब whom को रहने दें और जो for है वो एंड ऑफ द सेंटेंस में रख दें, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे में या तो आप for को उठा के whom के पहले ही रखिए, अदरवाइज जहाँ whom लगा है वहाँ पर whom नहीं बल्कि who कर दीजिए, who are you waiting for। तो ये था आज के सेशन के पहले 10 क्वेश्चंस विच वर बेस्ड ऑन स्पॉटिंग एरर्स। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 11, 12 और 13 ये फिल इन द ब्लैंक्स पे बेस्ड है। सेंटेंस नंबर 11 को पढ़िए। आई हैव अ डिस्टेस्ट, फिर स्पेस है, ऑप्शंस है फॉर, अबाउट, अगेंस्ट और फ्रॉम द करप्ट पॉलिटिशियन। वैसे तो आपको लग सकता है कि अगेंस्ट होना चाहिए, क्योंकि लग तो यही रहा है कि डिस्टेस्ट मतलब घृणा, नफरत एक तरीके से। तो मेरे मन में जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट नेता हैं, उनके प्रति एक तरीके से घृणा है। ऐसे में आपको अगेंस्ट लगाना चाहिए। बट लेट मी क्लियर यू, डिस्टेस्ट के साथ फॉर आता है, समझ रहे हैं, इस वजह से, क्योंकि डिस्टेस्ट खुद में ही अगेंस्ट की बात कर लेगा। या तो यहाँ पे टेस्ट लगा होता, फिर टेस्ट अगेंस्ट आ जाता, लेकिन चूंकि डिस्टेस्ट गिवन है, वो ऑलरेडी अगेंस्ट में जा रहा है, तो फिर से उसको अगेंस्ट की क्या ज़रूरत है। सेंटेंस नंबर 12 को देखिए। आई एम, फिर ऑप्शंस है डिस्पोजिंग ऑफ, लिविंग ऑफ, लेटिंग अप और स्टैंडिंग विद। बेसिकली ये चार ऑप्शंस नहीं हैं, ये चारों फ्रेजेस हैं। तो मैं ढंग से बताऊंगा, आप ढंग से सुन लीजिएगा। माई सेविंग्स अंटिल आई फाइंड अ जॉब। सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि जब तक मुझे नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं अपनी सेविंग्स के सहारे चल रहा हूँ। यही तो हो रहा है ना। मैं जब आपके पास नौकरी नहीं है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अपनी सेविंग्स को ही तो खर्च करेंगे, उसी पर ही तो टिकेंगे, उसी के सहारे जीवन यापन करेंगे। जब आप किसी के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सही फ्रेज है वो लिव ऑफ है। लिव ऑफ अमाउंट का मतलब होता है पैसे को खर्च करना। तो आई एम लिविंग ऑफ माई सेविंग्स अंटिल आई फाइंड अ जॉब। मैं अपनी सेविंग्स को खर्च कर रहा हूँ जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब होता है या तो कोई प्रॉपर्टी हो तो उसे बेच देना। सेविंग्स कोई प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब घर है, खेत है, उसको प्रॉपर्टी कहा जाएगा। या तो किसी चीज़ को स्क्रैप समझ के, कूड़ा समझ करके फेंक देना। लेट अप का मतलब है ढील, जिसको कहा जाता है। अभी देखिए ना, लॉकडाउन समाप्त हो गया, अनलॉक 1 चल रहा है, इसमें ढील दी गई है, लेट अप हुआ है, एक तरीके से आज़ादी दी गई है ना, कि अब हम ज़्यादा समय तक चाहे तो बाहर जा सकते हैं, वो अपने ऊपर है, अपनी ज़रूरतों के ऊपर। लेट अप का मतलब मैंने आपको बताया ढील। स्टैंड विद का मतलब है सपोर्ट करना, समर्थन करना। तो आई एम लिविंग ऑफ माई सेविंग्स अंटिल आई फाइंड अ जॉब। सेंटेंस नंबर 13 देखिए। द सिचुएशन एट अबू सिंबल, अबू सिंबल एक प्लेस का नाम है, वॉज वन ऑफ द मोस्ट, फिर ऑप्शंस है मार्वलस, ग्रेटिशियस और egregious और efficacious examples of discrimination we have seen। अब जो भी आंसर होगा वो examples of discrimination में जो discrimination है इस पे बेस्ड होगा। कहा ये जा रहा है अबू सिंबल जो कि किसी प्लेस का नाम है, वहाँ के हालात
बेहद खराब हैं। वन ऑफ द मोस्ट इग्रेजियस एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सबसे भयावह मतलब सबसे भयावह प्रकार का भेदभाव का उदाहरण देखने को मिला, है ना। इग्रेजियस होने का मतलब ही होता है सिचुएशन जब बहुत खराब हो। इग्रेजियस का मतलब ही होता है वेरी वर्स, डिटेरियोरेटिंग जिसको कहा जा सकता है। मार्वलस तो बहुत ही शानदार हो जाएगा। ग्रेटिशियस का मतलब ग्रैट से बना है, एहसान से रिलेट करेगा। एफिकेशियस का मतलब इफ़ेक्टिव होता है, जैसे कोई ड्रग है, कोई दवाई है, किसी बीमारी में वो काम करेगी तो वो एफिकेशियस हो जाएगा। या फिर जैसे किसी ज़िले में कोविड-19 के कुछ केसेस आए तो फिर वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ कदम उठाए और उन कदमों से बीमारी और आगे नहीं बढ़ी, तो वो जो स्टेप्स लिए गए, जो एफर्ट्स किए गए, वो एफर्ट्स या फिर वो स्टेप्स एफिकेशियस थे, मतलब इफेक्टिव जिसको कहा जा सकता है। चूंकि यहाँ खराबी की बात है, भेदभाव की बात है, तो आपको इग्रेजियस को यूज़ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस नंबर 13, 14 ये सब पढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 14 और 15 दीज आर बेस्ड ऑन सेंटेंस इंप्रूवमेंट। 14 नंबर सेंटेंस को पढ़िए। द मोर वन गेट्स मोर वन डिजायर्स। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल है, इधर भी आर्टिकल द और कंपेरेटिव डिग्री हो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी आर्टिकल द और कंपेरेटिव डिग्री हो। द मोर वन गेट्स द मोर वन डिजायर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सेंटेंस नंबर 15 को देखिए। मिस्टर ठाकुर withdrew his submission without giving adequate time to the editorial team to examine either his counter arguments to examine either his counter arguments or get Miss Raghu's response. I'm sorry. देखिए, इस सेंटेंस की प्रॉब्लम को समझना बहुत सरल है। यहाँ पर आपको मैचिंग देखनी है, पैटर्न मैच कराना है। आइदर और कंजंक्शन का यूज किया गया है। ध्यान से देखिए, ओ आर और के बाद क्या लिखा है। और के बाद गेट नाम की वर्ब को यूज किया गया है, और के बाद गेट वर्ब को यूज किया गया है। तो कुछ ऐसा करें कि आइदर के बाद एग्जामिन वर्ब आ जाए। ऐसा तब हो पाएगा जब आप ऑप्शन नंबर बी को चूज कर लें। टू आइदर, आइदर के बाद अब एग्जामिन वर्ब आ गई। बहुत ही पेटेंट रूल है ये, बहुत ही सरल सा मामला है कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सब के केस में आपको पैटर्न मैच कराना होता है। यहाँ पर ओ आर और के बाद गेट वर्ब लिखी हुई है, तो आपको आइदर के बाद भी वर्ब लिखनी चाहिए। आइदर एग्जामिन हिज काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और गेट मिस रघुज रिस्पॉन्स। आगे बढ़ते हैं और आगे के सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं सिनोनिम्स पे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। परवर्सिटी। परवर्सिटी का मतलब एक तरीके से जिद्दीपन हो सकता है, हट हो सकता है, दुराग्रह हो सकता है। तो ये इसका मीनिंग है। अब कोऑपरेशन तो इसका सिनोनिम होगा नहीं, क्योंकि कोऑपरेशन तो ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें सहयोग की बात आएगी, परवर्सिटी में हट की बात आएगी, उसमें कहाँ सहयोग हुआ। रेशनैलिटी भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें तर्क पूर्ण होने की बात आएगी। विरासिटी भी नहीं होगा। विरासिटी का मतलब ही होता है द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ, सच बोलने की आदत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वेवर्डनेस। वेवर्डनेस का मतलब भी होता है जिद्दीपन एक तरीके से। तो परवर्सिटी और वेवर्डनेस दोनों का मतलब होता है हट, जिद्दीपन या फिर दुराग्रह। सेंटेंस नंबर क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। इबुलियंट। वैसे तो डेली वोकैब के किसी एक सेशन में मैं आपको इबुलियंट को पढ़ा चुका हूं। इबुलियंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक। समझाने का तरीका मैंने बताया था कि आप इबुलियंट को बुल से रिलेट कर लीजिए। बुल के दो नेचर, एक उसका बहुत ही एंग्री होना और दूसरा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना। तो आप एनर्जेटिक वाला नेचर उसका ले लीजिए। इबुलियंट का मतलब फुल ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही सिनोनिम हुआ एंथुजियास्टिक। जो ऑप्शन नंबर ए है डिसेटफुल, इसका मतलब तो होता है धोखेबाज, जो डिसीव से बना। डिसीव मतलब ही होता है धोखा देना, जिसे आप फ्रॉडुलेंट बोल सकते हैं, काउंटरफीट बोल सकते हैं, चीट बोल सकते हैं। इनसिंसियर का मतलब जो सही ना हो, जो बदतमीज हो। और जो ऑप्शन नंबर डी में प्रेजुडाइज्ड लिखा है, प्रेजुडाइज्ड का मतलब ही होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित, भेदभावपूर्ण एक तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। एक्सकल्पेट। ये वर्ड तो मैंने पीछे ही कुछ दिन पहले एक सेशन लिया था, रूट वर्ड का भी 2-4 दिन पहले ही सेशन लिया, जिसमें मैंने आपको प्लैक और कल्प रूट वर्ड पढ़ाया था।
कल्प का मतलब क्राइम से होता है, वहां मैंने इनकल्पेट और एक्सकल्पेट ये दो वर्ड्स पढ़ाए भी थे। इनकल्पेट का मतलब है किसी पर दोषारोपण करना और एक्सकल्पेट का मतलब है दोषों से मुक्त कर देना, आजाद कर देना। ई एक्स मतलब बाहर निकालना। तो एक्सकल्पेट मतलब टू सेट फ्री समबडी, किसी को रिहा कर देना, लिबरेट करना। तो एब्जॉल्व इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। एब्जॉल्व का मतलब भी होता है रिहा करना। कैप्टिवेट जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, कैप्टिवेट का मतलब तो जेल में डाल देना होता है। एक्सक्रूशिएट का मतलब है शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना, है ना, मतलब दमन करना, ऑप्रेस करना। और एक्सट्रिकेट का मतलब भी होता है बंधन मुक्त कराना, लेकिन एक्सट्रिकेट का मतलब जेल से आज़ाद करना नहीं होता, जेल से रिहा करना नहीं होता। एक्सट्रिकेट का मतलब जैसे कोई चीज़ पानी में कीचड़ में धंसी हुई है, कहीं कहीं बहुत गहराई में फंस गई है तो उसको बाहर निकालना, उसे एक्सट्रिकेट करना कहा जाता है। और एक्सकल्पेट का मतलब जेल से रिहा कर देना, और एब्जॉल्व का भी यही मीनिंग है, जेल से रिहा कर देना। 19 नंबर पे जो क्वेश्चन है, परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है अपनी बात पे अड़े रहना, बनाए रखना, चीज़ों को रोकना नहीं, जारी रखना। तो आपको सिनोनिम चाहिए, सीज मत करिए। सीज का मतलब तो ऑपोजिट हो जाएगा, रोक देना। रिमेन को रखिए, रिमेन का मतलब भी होता है बनाए रखना। परसिस्ट करने का मतलब भी होता है जारी रखना, रिमेन का मतलब भी बनाए रखना, जारी रखना। परसिस्ट के साथ इन प्रेपोजिशन आता है, इस बात को मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अबैंडन त्याग देना, रियून मतलब बर्बाद कर देना। डिसमल मतलब वेरी पैथेटिक, बहुत खराब जिसको कहा जा सकता है। एब्जेक्ट, अबिस्मल जिसको कहा जा, बहुत ही ज़्यादा खराब। डिसमल को कैसे समझेंगे? डिसमल में MAL नाम का रूट वर्ड है, मैल मतलब ही होता है बैड, तो डिसमल मतलब वेरी बैड। पिटीफुल इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। अपैथेटिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, हालांकि मीनिंग इसका अच्छा नहीं है। बोरिंग जिसको कहा जा सकता है, उत्साह ना हो जिसमें, टेडियस जिसको कहा जा सकता है, मतलब कोई एनर्जी ही ना हो, स्लगिश जिसको कह सकते हैं। रैवेनस का मतलब बहुत ही फियर्स, वॉलेंट, वाइल्ड, हिंसक जिसको कहा जा सकता है, बहुत खूंखार, अग्रेसिव, हिंसक बोल सकते हैं। और रस्टिक का मतलब थोड़ा सा पीजेंट टाइप का, गंवार टाइप का, देहाती टाइप का, है ना, असभ्य टाइप का, अनकल्टिवेटेड जिसको कह सकते हैं। तो ये थे सिनोनिम्स। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ना सिर्फ समझ में आ रहा होगा, साथ ही साथ आप ये भी एहसास कर रहे होंगे कि सारे वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। जैसे जो मेरे अपने ओपिनियन में कुछ बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, उनमें से परवर्सिटी था, रेशनैलिटी था, वेवर्डनेस था, वेरासिटी था। काउंट करिएगा, परवर्सिटी, रेशनैलिटी, वेवर्डनेस, वेरासिटी, इबुलियंट, डिसेटफुल, प्रेजुडाइज्ड, एक्सकल्पेट, एब्जॉल्व, कैप्टिवेट, एक्सक्रूशिएट, एक्सट्रिकेट, परसिस्ट, सीज, अबैंडन, रिमेन, ये सारे, और डिसमल हो गया, पिटीफुल हो गया, अपैथेटिक हो गया, रेवेनस, रस्टी, ये तो सारे ही वर्ड्स अच्छे हैं। तो एक तरीके से 20+ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। आप ये सोच करके पढ़ें। जब भी मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स देता हूँ तो वहाँ मैं ये सोच के नहीं वर्ड्स रखता कि वर्ड होगा फिर उसका एक सिनोनिम या एंटोनिम होगा, नहीं, बल्कि सारे वर्ड्स का मीनिंग बहुत स्ट्रांग हो, मैं ये प्रयास करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिनोनिम्स हो गया, अब एंटोनिम्स को देख लेते हैं। अब बारी है एंटोनिम्स की। वर्ड नंबर 21 को देखिए, रेक। रेक का मतलब होता है एक तरीके से गुस्सा करना, हमला करना, क्रोध करना। तो आपको ऑपोजिट चाहिए, रिवॉर्ड को रखिए, क्योंकि रिवॉर्ड का मतलब किसी से प्रसन्न होकर के उसको कुछ देना, और रेक मतलब किसी से बहुत गुस्सा होना। परपिट्रेट का मतलब होता है किसी क्राइम को करना, सीक्वेस्ट जब्त कर लेना, और अनलिश का मतलब होता है हमला करना, खासतौर पे थप्पड़ मार देना जिसको कहा जा सकता है। अब मेरे ओपिनियन में सारे वर्ड्स अच्छे हैं, सिर्फ रिवॉर्ड ही एक इजी वर्ड है, चाहे वो रेक हो, चाहे परपिट्रेट हो जिसका मतलब है कोई गुनाह करना, चाहे वो सीक्वेस्टर हो, जब्त कर लेना प्रॉपर्टी को, जिसे सीज या कन्फिस्केट भी कहा जाता है, छीन लेना, और अनलीश हो, हमला करना एक तरीके से। फिर वर्ड नंबर 22 देखिए, रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साह जिसको कह सकते हैं, उमंग जिसको कह सकते हैं। तो अगर आपको सिनोनिम चाहिए होता तो एक्सटेसी को रख सकते थे, इलेशन को रख सकते थे, क्योंकि एक्सटेसी और इलेशन दोनों का मतलब होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का माहौल। लेकिन रैप्चर का ऑपोजिट आपको चाहिए तो वो बोर्डम हो जाएगा। बहुत सरल है समझना, आप बोरिंग से रिलेट कर लीजिए। रैप्चर मतलब
उत्साह। रैप्ट का मतलब ही होता है मस्त, मगन जिसको कहा जा सकता है। रैप्ट अटेंशन एक वर्ड होता है, बहुत ही मगन होकर के आपको सुन रहे हो। रैप्चर मतलब एनर्जी, उत्साह, खुशी। बोर्डम हो जाएगा, बोरिंग स्टेट। और रैप्सोडी जो वर्ड है ऑप्शन नंबर सी में, उसका मतलब सम सॉर्ट ऑफ पोयम एक तरीके से। अब जो 23 में वर्ड है स्क्वील, स्क्वील का मतलब आवाज से होता है, चिल्लाहट से। जितने भी वर्ड्स हैं ट्रांक्विल को छोड़ करके सबका मतलब चिल्लाहट से है, आवाज से ही है। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रांक्विल। ट्रांक्विल का मतलब शांति से हो जाता है, वहां कोई आवाज नहीं होगी। 24 में एम्पैथी वर्ड है। एम्पैथी का मतलब अपनापन, दया, लगाव जिसको कहा जा सकता है, अटैचमेंट, अफेक्शन। जैसे कि आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए, एफिनिटी लिखा। एफिनिटी का मतलब ही होता है अटैचमेंट या फिर अफेक्शन। तो एम्पैथी का आपको ऑपोजिट चाहिए तो एपैथी को चूज करिए। एपैथी का मतलब नीरसता। एम्पैथी में लगाव होगा, एपैथी में कोई लगाव नहीं होगा, जिसे इंडिफरेंस भी कहा जा सकता है। रैपिड का मतलब है किसी के साथ आपके अच्छे संबंध, गुड एसोसिएशन विद समबडी। विसिनिटी आसपास के एरिया को कहा जाता है, जिसे लोकेलिटी भी बोल सकते हैं। तो एम्पैथी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एपैथी। फिर 25 में कौन सा वर्ड है? 25 में वर्ड है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है बेहद खराब, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग जिसको बोल सकते हैं। ऑपोजिट होगा मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है जो बहुत ज़्यादा खराब ना हो, जिसे एवरेज बोला जा सकता है ना। टर्बुलेंट, बहुत खराब स्टेट को टर्बुलेंट बोलते हैं। एवरेज है तो मॉडरेट हो गया। अनसेटल्ड तो बेकार वर्ड हो गया। रिफल्जेंट और रिस्प्लेंडेंट बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं। मैं फिर से बता दूं कि सर वर्ड सारे बहुत अच्छे रखे हैं मैंने, हमेशा के जैसे। रिफल्जेंट और रिस्प्लेंडेंट का रिलेशन शाइन से है, लाइट से है, रोशनी से है, चमक होने से, चमकीला, चमकदार, ये मीनिंग होता है रिस्प्लेंडेंट और रिफल्जेंट का। तो ये थे एंटोनिम्स। 21 में रेक वर्ड था। रेक मतलब किसी पर हमला करना, रिवॉर्ड उसका ऑपोजिट हो जाएगा। रैप्चर 22 में वर्ड था, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी, उत्साह, तो ऑपोजिट हो जाएगा बोर्डम। फिर 23 में वर्ड था स्क्वील, आवाज, चिल्लाहट, ऑपोजिट हो जाएगा ट्रांक्विल, शांति। 24 में एम्पैथी, अपनापन, लगाव, ऑपोजिट हो जाएगा एपैथी, नीरसता, अटैचमेंट ना हो जहां पर। 25 में टर्बुलेंट वर्ड था। टर्बुलेंट मतलब बेहद खराब, ऑपोजिट हो जाएगा मॉडरेट मतलब ठीक ठाक। Idioms एंड फ्रेजेस। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, फोम एट वंस माउथ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट ईडियम है। इसका मतलब होता है गुस्सा करने से। फोम का मतलब है झाग। एनिमल्स की हैबिट से आया है। जब कभी जानवरों के मुंह पे झाग आपको नजर आए तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। तो टू बी वेरी एंग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही मीनिंग हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी में सैलिवेट लिखा है, सैलिवेट का मतलब होता है जीभ लपलपाना, है ना। जैसे बोलते हैं ना मुंह में पानी आ जाना, सैलिवेट ऑन सीइंग फूड, खाना देख करके मुंह में पानी आना, वो आंसर नहीं है। बहुत अधिक गुस्सा करना। 27 गो स्कॉट फ्री। गो स्कॉट फ्री का मतलब है कि आपने कोई गलती की है पर आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, आप बिना सज़ा के ही रिहा कर दिए जाएंगे, बच जाएंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू escape विदाउट पनिशमेंट। 28 देखिए, हिट बिलो द बेल्ट। देख के ही समझ में आ रहा होगा कि हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कमर के नीचे प्रहार करना। ये बॉक्सिंग से ले सकते हैं, रेसलिंग से ले सकते हैं, जहां पर कमर के नीचे प्रहार करना जो है वो अलाउड नहीं होता, गलत माना जाता है। तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या हुआ? टू स्ट्राइक अनफेयरली, गलत तरीके से प्रहार करना। 29 में वर्ड है, जो 29 ईडियम है, ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल का मतलब है कोई क्रांतिकारी कदम उठाना, कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा कदम उठाना जिससे एक समाज में क्रांति आ जाए। तो ब्लेज द ट्रेल मतलब स्टार्ट अ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब आंदोलन, किसी आंदोलन की शुरुआत करना, उसकी अगुवाई करना। फिर जो लास्ट ईडियम है यानी कि नंबर 30, इट इज एट द 11th आवर। अक्सर इसका मीनिंग समझने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एट द 11th आवर का मीनिंग है ऑप्शन नंबर सी, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, अंतिम संभव क्षण में। अंतिम संभव क्षण में का मतलब है कि जैसे ही कोई कार्य शुरू होने वाला हो, इससे पहले कि वो कार्य शुरू हो, उससे पहले ही जब टाइम आपके हाथों से निकलने वाला हो, उसी वक्त किसी कार्य को करना। जैसे कि कहा जाए कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है
वो एक तरीके से 10th ऑफ जून है, तो कोई 9 जून को फॉर्म भरे तो कहा जाएगा एट द 11th आवर। और डिटेल में समझना चाहते हैं तो जैसे रात के 12 बजे फॉर्म सर्वर जो है वो क्लोज हो जाएगा, तो कोई 11 बजे फॉर्म भरने के लिए बैठ रहा है, यही है 11th आवर का मतलब। 12 बजे, किसी भी चीज़ की शुरुआत 12 बजे से होती है, 12 बजे से ठीक पहले क्या बजता है, 11, यानी कि अंतिम संभव मौके पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। कई बार लोग ऑप्शन नंबर डी को सही मानते हैं, यानी कि एट अ टाइम व्हेन वन इज जस्ट अबाउट टू डाई, जब कोई बस मरने ही वाला हो। नहीं, ये इसका मीनिंग नहीं होता है, अंतिम संभव समय पर एक तरीके से। तो ये थे इडियम्स। फोम एट वंस माउथ मतलब बहुत गुस्सा करना, गो स्कॉट फ्री बिना सजा के ही बच जाना, हिट बिलो द बेल्ट गलत तरीके से प्रहार करना, धोखा करना, ब्लेज द ट्रेल किसी क्रांतिकारी कदम को उठाना, अगुवाई करना किसी मूवमेंट की, आंदोलन की, एट द 11th आवर मैंने अभी अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को देखते हैं। पहला है वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पासेस, मतलब जो किसी शिप में छिप जाए ताकि बिना टिकट उसे यात्रा करने का मौका मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को स्टोव अवे कहा जाता है। जो छिप करके बिना टिकट यात्रा करता है उसे स्टोव अवे कहा जाता है। जो डी में ऑप्शन में लिखा है शिप राइट, शिप राइट किसी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो जहाज बना सकता हो, शिप राइट उसको बोलते हैं। स्टोकर उसको बोलते हैं जो कोयला झोंकने का काम करता है। तो स्टोव अवे इसका सही आंसर हुआ। वो व्यक्ति जो छिप कर किसी नाव या जहाज से यात्रा करना चाहता है ताकि उसे टिकट ना बाई करनी पड़े। फिर 32 देखिए, एन इंसेक्ट विद मेनी लेग्स इज कॉल्ड सेंटीपीड, वो इंसेक्ट, वो कीड़ा मकोड़ा जिसके बहुत सारे पैर होते हो, संभवतः जिसके 100 पैर होते हो, उसे सेंटीपीड कहते हैं। सेंटीपीड, सेंटीपीड में 2 रूट वर्ड हैं, एक तो सेंट जिसका मतलब होता है 100, चाहे आप सेंचुरी बोलिए चाहे परसेंट बोलिए, और दूसरा है पीईडी जिसका मतलब होता है पैर से, जिससे 100 पैर, जिसके 100 पैर हो उसे सेंटीपीड कहते हैं। मैमल मतलब स्तनधारी, और सी हर्बीवोरस जो एक तरीके से पेड़ पौधों या वनस्पतियों के सहारे हो, और वर्टिब्रेट जिसके मेरुदंड होती हो, रीढ़ की हड्डी होती हो। 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही वर्ड्स बहुत बढ़िया हैं, संभवतः आपको इनमें से किसी का मीनिंग तब तक नहीं मालूम चल सकता जब तक आप गूगल ना करें। फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन का जो डर होता है उसे एरोमोफोबिया कहा जाता है, जब आप अकेलेपन से डरते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सायोफोबिया, इसको बोलते हैं सायोफोबिया, इसका मतलब होता है परछाई से डर, सायोफोबिया, साया से डर। आप इसको अगर सही तरीके से बोल ले जाएं, सायोफोबिया, सायोफोबिया मतलब साया, साया मतलब परछाई, परछाई से डर, याद हो जाएगा आपको। फिर बी में लिखा है क्रेमनोफोबिया, क्रेमनोफोबिया का मतलब है जो एक स्टीप हाइट होती है, एकदम से सीधी चढ़ाई होती है या सीधे नीचे आने की बात होती, तो उससे डरना। जैसे आप देखते हैं, जैसे कि आप स्पाइडरमैन मूवी देखिए, स्पाइडरमैन जो है वो एक, या क्रिश देख लीजिए, एक कोई बिल्डिंग है उस पर वो सीधे चढ़ सकता है, सीधे उतर सकता है। इन चीज़ों से जिसको डर हो उस डर को कहा जाता है क्रेमनोफोबिया, ठीक है। और जो सी है वो एटोलोफोबिया, मेंटल स्टेट जिसमें आपको इस बात का डर होता है कि आप जो है अपूर्ण हैं, पूर्ण नहीं है, आप परफेक्ट नहीं है, यू नॉट गुड इनफ, यू नॉट परफेक्ट, हाँ, फियर ऑफ बीइंग इम्परफेक्ट एक तरीके से। जब आपको ये एहसास हो कि बार बार ये डर सताए कि आप में खामियां हैं, कमियां हैं, तो वो एटोलोफोबिया में आएगा। तो सायोफोबिया परछाई से डर, क्रिमिनोफोबिया एकदम से चढ़ाई हो या एकदम से ढलान हो उसका डर, और एटोलोफोबिया मैंने अभी अभी बताया, ये मानना कि आप एक्सक्यूज मी अपूर्ण है, इस बात का डर। तो फियर ऑफ लोनलीनेस का मीनिंग एरोमोफोबिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 जो कि रीअरेंजमेंट्स पे बेस्ड है, इन्हें पढ़ते हैं। PQRS 4 दिए हुए, पढ़िए। रिवॉर्ड टू अ पिक पॉकेट, साइट इज लाइक गिविंग अ, लैंड विथ फ्री ऑल्टरनेटिव, ये तो सब आपको नहीं लग रहे होंगे। एस को पढ़िए, रिवॉर्डिंग एन इनक्रोचर ऑन पब्लिक,
देखिए रिवॉर्डिंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन यानी जीरंड बन जाएगी। नाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, तो आपको एस से स्टार्ट करना चाहिए। अब दो ही ऑप्शन है जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, एस क्यू और एस आर। रिवॉर्डिंग एन इनक्रोचर ऑन पब्लिक साइट या पब्लिक लैंड। अब आप पढ़िए, रिवॉर्डिंग एन इनक्रोचर ऑन पब्लिक साइट इज लाइक गिविंग अ लैंड विथ फ्री ऑल्टरनेटिव। नहीं, ये ठीक नहीं है। या एक तरीके से लाइक गिविंग अ रिवॉर्ड टू अ, नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है। आप लास्ट ऑप्शन को देखिए, एस आर क्यू पी, रिवॉर्डिंग एन इनक्रोचर ऑन पब्लिक लैंड विद फ्री ऑल्टरनेटिव। मतलब वो व्यक्ति जिसने किसी सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर रखा है, एन इंक्रोचर ऑन पब्लिक लैंड, जिसने सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर रखा है और उसको एक ऑल्टरनेटिव साइट दे दी जाए, कहा जाए कि आप उस जगह पर कब्जा कर सकते हैं, वहां जाके रह सकते हैं। इट इज लाइक गिविंग अ रिवॉर्ड टू अ पिक पॉकेट। ये तो वैसी ही बात होगी जैसे किसी चोर को सम्मानित किया जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक तरीके से किसी अवैध जमीन पर कब्जा कर रखा है तो उसको तो सिर्फ वहां से हटाना चाहिए ना। अगर उसे वहां से हटाकर ये कहा जाए कि आपको एक दूसरी जगह दी जा रही, वहां रहिए जा करके, तो एक प्रकार से उसको तो रिवॉर्ड ही दिया जा रहा है ना। ये तो वैसी बात होगी जैसे किसी चोर को चोरी करने के लिए एक 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 पुरस्कार दिया जाए। तो रिवॉर्डिंग एन इनक्रोचर ऑन पब्लिक लैंड विथ फ्री ऑल्टरनेटिव on public land with free alternative site is like giving a reward to a pickpocket। 35 को देखिए। अब सारे ऑप्शंस को जब आप देखेंगे तो लास्ट में जो एस लिखा है उससे स्टार्ट होगा। दे आर इवन पुअरर, बहुत सरल है समझना। पुअरर कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन आना चाहिए, तो दे आर इवन पुअरर दैन फार्मर्स। जैसे किसान तो गरीब होते ही हैं, लेकिन किसान के खेतों में जो मजदूर काम करते हैं वो तो किसान से भी ज़्यादा गरीब हो गए। तो यही लिखा है कि ये लोग किसानों से भी ज़्यादा गरीब हैं। एंड क्रॉप फेलियर विल डिप्रीव, और जो फसल का नुकसान अगर हो जाएगा, इट विल डिप्रीव देम ऑफ जॉब्स ऑल टुगेदर, इससे उनकी नौकरी भी चली जाएगी। जब किसान के घर फसल नहीं होगी तो किसान अपने खेतों में मजदूरों को क्यों ले जाएगा, तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी। देखिए यहाँ पर तो खास आपको आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिप्रीव या डिप्राइव के बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, पी के बाद क्यू आ रहा है। फेलियर विल डिप्रीव देम ऑफ जॉब्स ऑल टुगेदर। कभी ना कभी हो सकता है आपको इससे हेल्प मिल जाए कि डिप्रीव के बाद ऑफ लगता है। तो 34 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, जो कि है क्लोज टेस्ट। पढ़िए, करप्शन इज ऑप्शन है हैवक, पॉइजन, पोल्यूटेंट और कंटामिनेंट। सर पॉइजन होना चाहिए। भ्रष्टाचार क्या है, एक प्रकार से जहर है। विच हैज़ बिन स्प्रेड, जो कि फैला हुआ। अब आप समझिए, जहर ही तो फैलता है इंसान के शरीर में एक तरीके से। तो यहाँ करप्शन इज अ पॉइजन विच हैज़ बिन स्प्रेड इन द माइंड ऑफ रॉन्ग पीपल ऑफ द सोसाइटी, कम्युनिटी एंड कंट्री। आपको वर्ल्ड नहीं चूज करना चाहिए। देखिए सोसाइटी, कम्युनिटी, इसके बाद क्या आएगा, कंट्री, कंट्री के बाद वर्ल्ड आ सकता है ना। एक स्टेप वाइज चलिए। तो करप्शन क्या है, एक पॉइजन है जो कि समाज के, संप्रदाय के और देश के गलत लोगों के दिमाग में एक तरीके से फैला हुआ है। इट इज द मिस ट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। ये जो इट आया है ये करप्शन के लिए आया। भ्रष्टाचार से क्या होता है, पब्लिक रिसोर्सेज, सार्वजनिक संसाधनों का मिस ट्रीटमेंट होता है, गलत प्रयोग होता है, टू फुलफिल लिटिल विश, है ना। यही तो है। आई एम सॉरी, पब्लिक रिसोर्सेज जस्ट फॉर गेटिंग सम। अब ऑप्शंस हैं फ्रूटफुल, विशफुल, फेवरेट, अनफेयर। आपको समझ में आ जाना चाहिए। एंड अनफेयर होना चाहिए, सम अनफेयर एडवांटेज टू फुलफिल लिटिल विश। नेगेटिव वर्ड्स ही आपको चूज करने हैं पूरे के पूरे पैराग्राफ में, क्योंकि करप्शन पे बेस्ड है। तो क्या है, पब्लिक रिसोर्सेज को मिसयूज किया जाता है ताकि कुछ अनफेयर एडवांटेज ले लिया जाए, छोटी छोटी बेकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इट इज कंसर्न विद द अननेसेसरी एंड रॉन्ग यूज ऑफ बोथ पावर एंड पोजीशन। भ्रष्टाचार को किससे मतलब है कि सत्ता, पावर एंड पोजीशन, मतलब
जो शक्ति है, जो जो एक तरीके से ताकत है, और जो सत्ता है, जो पद है, दोनों का मिस यूज किया जाए ना। करप्शन में यही तो होता है, जो आपकी पोजीशन होती है, जिस पद पे आप बैठते हैं, और उससे जो आपको पावर मिली होती है, उन दोनों का मिस यूज ही तो होता है। कुछ लोगों को हो सकता लगे, देखिए इन्फ्लुएंस का यूज ना करिए, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो पावर की ही बात करेगा ना। और जब कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठता है तो वो उसका स्टेटस नहीं होता, बल्कि वो उसकी पोजीशन होती है। तो पावर एंड पोजीशन बाय एनीवन, वेदर द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इट अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स। भ्रष्टाचार से क्या होता है, देश का हर प्रकार से विकास प्रभावित होता है। हर क्षेत्र में देश के विकास पर एक विपरीत असर पड़ता है, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, और चाहे वो पॉलिटिकली हो। सोशली, अब इमोशनली ना करिएगा, ना साइंटिफिकली करिएगा, जियोग्राफिकली ना करिएगा, सोशली हो गया, इकोनॉमिकली हो गया, पॉलिटिकली हो गया, है ना। तो पहले में पॉइजन आना चाहिए, फिर कंट्री आना चाहिए, फिर अनफेयर, फिर पोजीशन आना चाहिए, और फिर इकोनॉमिकली आना चाहिए। आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन ये जो क्लोज टेस्ट है प्रीवियस ईयर की किसी पेपर का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 42 और 43 ये वॉइस पे बेस्ड है, पढ़िए। देयर डॉग बिट आवर नेबर। ये जो बिट आप देख रहे हैं, ये बाइट का सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव की वर्ब होती वॉज, वर और थर्ड फॉर्म। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी को सही आंसर होना चाहिए। आवर नेबर वॉज बिटन बाय देयर डॉग। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ही सॉ हिम कंडक्टिंग द सेमिनार ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आपको इसका पैसिव बनाना चाहिए, ही वॉज सीन, ही सॉ हिम। हिम को ही बनाइए, सॉ को पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, पैसिव में ले जाइए। ही वॉज सीन कंडक्टिंग द सेमिनार ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, अब सेंटेंस नंबर 43 को देखिए। Thousands of tourists view the Grand Canyon every year। अब व्यू प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो पैसिव कैसे बनेगा, द ग्रैंड कैनियन इज व्यूड बाय थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, आई गेस ऑप्शन नंबर सी। तो 41 में ऑप्शन नंबर सी है, 42 में ऑप्शन नंबर बी है, और 43 में ऑप्शन नंबर सी है। अब बारी है एंटोनिम्स की। वर्ड नंबर 21 को देखिए, रेक। रेक का मतलब होता है एक तरीके से गुस्सा करना, हमला करना, क्रोध करना। तो आपको ऑपोजिट चाहिए, रिवॉर्ड को रखिए, क्योंकि रिवॉर्ड का मतलब किसी से प्रसन्न होकर के उसको कुछ देना, और रेक मतलब किसी से बहुत गुस्सा होना। परपिट्रेट का मतलब होता है किसी क्राइम को करना, सीक्वेस्टर जब्त कर लेना, और अनलिश का मतलब होता है हमला करना, खासतौर पे थप्पड़ मार देना जिसको कहा जा सकता है। अब मेरे ओपिनियन में सारे वर्ड्स अच्छे हैं, सिर्फ रिवॉर्ड ही एक इजी वर्ड है, चाहे वो रेक हो, चाहे परपिट्रेट हो जिसका मतलब है कोई गुनाह करना, चाहे वो सीक्वेस्टर हो, जब्त कर लेना प्रॉपर्टी को, जिसे सीज या कन्फिस्केट भी कहा जाता है, छीन लेना, और अनलीश हो, हमला करना एक तरीके से। फिर वर्ड नंबर 22 देखिए, रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साह जिसको कह सकते हैं, उमंग जिसको कह सकते हैं। तो अगर आपको सिनोनिम चाहिए होता तो एक्सटेसी को रख सकते थे, इलेशन को रख सकते थे, क्योंकि एक्सटेसी और इलेशन दोनों का मतलब होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का माहौल। लेकिन रैप्चर का ऑपोजिट आपको चाहिए तो वो बोर्डम हो जाएगा। बहुत सरल है समझना, आप बोरिंग से रिलेट कर लीजिए। रैप्चर मतलब उत्साह, रैप्ट का मतलब ही होता है मस्त, मगन जिसको कहा जा सकता है। रैप्ट अटेंशन एक वर्ड होता है, बहुत ही मगन होकर के आपको सुन रहे हो। रैप्चर मतलब एनर्जी, उत्साह, खुशी। बोर्डम हो जाएगा, बोरिंग स्टेट। और रैप्सोडी जो वर्ड है ऑप्शन नंबर सी में, उसका मतलब सम सॉर्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पढ़िए, Many of you will go out and try to get the highest paying job possible। हम में से तमाम लोग बाहर निकलते हैं घर से और उन नौकरियों की तलाश करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सैलरी हो, रिगार्डलेस ऑफ द इंडस्ट्री। इस बात को ताक पे रख देते हैं कि कैसा काम होता है वहाँ पर, रिगार्डलेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी।
कैसा अवसर होगा आगे बढ़ने का वहां पर, रिगार्डलेस ऑफ द सर्विस कैसा कार्य करवाया जाएगा, और द प्रोडक्ट द कंपनी में प्रोवाइड और किस प्रकार का प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, कहीं वो ड्रग्स तो नहीं है, नार्कोटिक्स ड्रग्स चीज़ें तो नहीं बना रही। मतलब आपको सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब होता है और अपनी तनख्वाह से आपका सिर्फ इतना कंसर्न होता है कि मैक्सिमम पेमेंट होनी चाहिए, चाहे कैसा भी काम हो, चाहे कितना भी निचोड़ क्यों ना लिया जाए। इसी पे बेस्ड है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पढ़िए, इफ़ यू चेज मनी इट विल कैच यू, इट मे कैच यू। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो हो सकता है पैसा आपको पकड़ ले। एंड इफ इट कैचेस यू, और अगर एक बार पैसे ने आपको पकड़ लिया, यू विल फॉरएवर बी इट्स स्लेव, आप जिंदगी भर के लिए उस पैसे के गुलाम हो जाएंगे। ये सही बात है। अगर आप पैसे के पीछे भागे बहुत ज़्यादा और ऐसे में हो सकता है पैसा आपको पकड़ ले, अगर पैसे ने आपको चेस कर लिया, पकड़ लिया, तो आप जिंदगी भर उस पैसे के गुलाम हो जाएंगे। फिर क्या लिखा है, बाय लेटिंग मनी परस्यू यू बट नेवर कैच यू। आप कुछ ऐसा करें कि पैसा आपके पीछे पीछे तो चले लेकिन कभी आपको पकड़ ना सके। यू विल ऑलवेज बी इट्स मास्टर, ऐसे में आप हमेशा पैसे से आगे रहेंगे, उसके मास्टर बने रहेंगे। बाय ऑलवेज डूइंग वॉट यू लव, लविंग वॉट यू डू, हमेशा वो करें जो आपको पसंद हो और जो भी आप कर रहे हो उससे स्नेह रखें। डिलीवरिंग मोर देन यू प्रॉमिस, और जितना आपने वादा किया हो उससे ज़्यादा अच्छी सेवाएं दें। यू विल ऑलवेज बी अंडरपेड, ऐसे में आपको हमेशा लगेगा, या यही सत्य है कि आपको आपकी सेवाओं से कम ही पैसा मिलेगा। जब आप अपने कार्य से स्नेह करेंगे, जितना आपको कार्य दिया जा रहा है उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे, जितनी तनख्वाह आपको दी जाती है उससे, उसके एवज में जितना कार्य करने को कहा जाता है उससे ज़्यादा जब आप कार्य करके दिखाएंगे तो यू शैल ऑलवेज बी अंडरपेड, एंड विच इज़ हाउ इट शुड ऑलवेज बी, और यही होना चाहिए। ओवरपेड नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा हो, काम आप कम कर रहे हो, नहीं, काम आप ज़्यादा करें, पैसा आपको हल्का सा कम होना चाहिए। ऐसे में आप डिमांड में रहेंगे। पढ़िए ना, इफ़ यू आर पेड मोर देन यू आर वर्थ, अगर आपको आपकी योग्यता से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, यू मे बी रीस्ट्रक्चर्ड, री engineered, replaced and declared obsolete and may be disposed of sometime later। मतलब आप समझिए, अगर आपको आपकी क्षमताओं से ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो आपके काम करने के तरीके में एक जबरदस्ती का छेड़छाड़ किया जाएगा, आपको कुछ समय के बाद रिप्लेस कर दिया जा सकता है, आप ऑब्सोलीट हो सकते हैं, मतलब आउट ऑफ मार्केट हो सकते हैं, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरी तरीके से कंपनी से खदेड़ा भी जा सकता है। जब आप दूसरे की शर्तों पे काम करेंगे तो ये सारी संभावनाएं हैं। फिर ओवरपेड पीपल आर ओवरड्रॉन इन देयर नॉलेज बैंक अकाउंट, जिन लोगों को उनकी योग्यता से ज़्यादा पैसा दिया जाता है उनसे उनसे उनको बहुत ज़्यादा निचोड़ लिया जाता है, इतना ज़्यादा कि उनके पास कोई दिमाग नहीं बचता। पीपल हु आर अंडरपेड फॉर द लेवल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस दे प्रोवाइड, जिन लोगों को जो भी वो सेवाएं दे रहे हैं उसके लिए उनकी सेवा के स्तर से कम पैसा मिलता है, दे ऑलवेज रिमेन इन डिमांड एंड ऑलवेज अहेड ऑफ मनी इन देयर नॉलेज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसे लोग हमेशा डिमांड में रहते हैं, ऐसे लोगों का ज्ञान भी हमेशा चलन में रहता है, और ऐसे लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन को भी हमेशा वैल्यू दी जाती है। सो मनी एंड अपॉर्चुनिटी आर ऑलवेज चेजिंग देम। इसी का नतीजा है कि ऐसे लोगों के पीछे पैसा भी भागता है और ऐसे लोगों के पीछे अवसर भी भागता है। इस पैराग्राफ के माध्यम से ये बताया जाने की कोशिश की जा रही है कि जब आप बहुत ज़्यादा पैसों की इच्छा रखते हैं तो ऐसे में जो एम्प्लॉयर है आपका, वो आपको एक्सप्लॉयट कर सकता है, आपका शोषण कर सकता है, और आपकी सारी योग्यताओं को निचोड़ करके आपको लात मार के भगा भी सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, व्हाट डज रिगार्डलेस ऑफ मीन। रिगार्डलेस ऑफ का क्या मतलब है, को ध्यान में ना रखते हुए। ऑप्शन नंबर सी, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट और कंसीडरेशन। क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़िए, वॉट डू मोस्ट पीपल लुक फॉर इन द हाइएस्ट पेइंग जॉब। अधिकांश लोग हाईएस्ट पेइंग जॉब में क्या देखते हैं, सिर्फ पैसा, नथिंग बट अ ह्यूज पे पैकेज। ऑप्शन नंबर सी।
48 को देखिए, हाउ कैन वन बी अ मास्टर ऑफ मनी, कैसे कोई पैसों का मास्टर बन सकता है, पैसे को अपने पीछे भगा करके, और कभी ऐसा ना हो कि पैसा उसे कैच कर ले। लेटिंग मनी परस्यू द इंडिविजुअल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 देखिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग अंडरपेड, अंडरपेड होने का एडवांटेज क्या है, पैसा और अवसर दोनों आपके पीछे पीछे भागेंगे, यू विल ऑलवेज रिमेन इन डिमांड, ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टेइंग इन डिमांड एंड अहेड ऑफ मनी। 50 यानी कि लास्ट क्वेश्चन को पढ़िए, व्हाट डू ओवरपेड पीपल एक्सपीरियंस, जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा पैसा दिया जाता है ऐसे लोग क्या अनुभव करते हैं, लॉट्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड री इंजीनियरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है, जो लोग ओवरपेड होते हैं। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 5, पूरा मैंने डिस्कशन करा दिया। अपना अपना स्कोर काउंट कर लें, होपफुली आप में से बहुत से लोगों ने अपने अपने स्कोर को कैलकुलेट कर लिया होगा। यदि इच्छा हो तो आप अपना अपना स्कोर ज़रूर मुझे मैसेज करें, यही मैसेज कर सकते हैं। बाद में जो लोग सेशन को देखें वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं मालूम है मैं बता दूं कि जिस मॉक टेस्ट 5 का हमने अभी अभी डिस्कशन किया है, इसका PDF डॉक्यूमेंट टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से उसे देख सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, होपफुली आप सब ने बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।